हेलो फ्रेंड्स। मैं शेर मनीष कोठारी शेर फाउंडेशन के पेपर वन अकाउंटिंग की इस क्लास में आप सबका स्वागत करते हैं। हम चैप्टर 8 कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और इस श्रृंखला में ये हमारा तीसरा लेक्चर है। तीसरे लेक्चर में हम पिछले दो लेक्चर के अंदर करीबन 11 इलस्ट्रेशन कर चुके हैं और वहीं से हम अब आगे बढ़ेंगे। यस, यहाँ पर बात हो रही है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की। तो हमारे देश में करोड़ ऑफ स्टूडेंट्स है और बहुत सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इनके अकाउंट्स को किस तरह से मेंटेन किया जाता है। तो चलिए इसको समझते हैं। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो सबसे पहले जरूरी चीज है उसका रजिस्ट्रेशन। द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विच आर फंक्शनिंग इन इंडिया आर मोस्टली रजिस्टर्ड एज सोसाइटीज। ये थियरी शायद आपको अभी लगे कि उपयोगी नहीं है, लेकिन इसको समझना जरूर, क्योंकि आगे जाकर आप जो प्रैक्टिस करने वाले हो या तो आर्टिकलशिप करने वाले हो, इसमें सारी चीजों का उपयोग होगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को मान्यता कब मिलती है, जब वो कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। रजिस्टर्ड एज ए सोसाइटीज अंडर द इंडियन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 in some of the states where public trust act have been passed. All the societies registered under the Indian Society Registration Act 1860s are required to be simultaneously registered under the Trust Act. मतलब कुछ कुछ स्टेट के अंदर उनको ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत भी रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है। Accordingly, in the state of Maharashtra, all the societies have simultaneously been registered under the Bombay Public Trust Act 1950. तो यहाँ पर महाराष्ट्र का उदाहरण दिया है, तो वहां पर बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट है 1950s का, उसके अंदर भी उसको रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है। अब ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न कैसे होती है? द ट्रस्ट सोसाइटीज आर ऑटोनोमस बॉडीज विद ऑफिस बेयरर कंसिस्टिंग ऑफ प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर एंड एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर्स। प्रेसिडेंट का रोल क्या होगा? जो भी गतिविधियां होगी सबका वो जिम्मेदार तो रहता है कलेक्टिवली। पूरी ट्रस्टी, सभी ट्रस्टी जो है वो कलेक्टिवली जिम्मेदार रहेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट हैज अ स्पेशल पावर कि वो कुछ ना कुछ प्रपोजल अगर रोकना चाहे तो रोक सकते हैं। सेक्रेटरी, ये सारा जो फंक्शंस होता है उसका मिनट्स रखना, उसका एजेंडा तैयार करना, ये सब काम कौन करता है? सेक्रेटरी। ट्रेजरर मीन्स फाइनेंस का हिसाब किताब वगैरह कौन रखता है? ट्रेजरर। एंड एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर्स, the general body consisting of all the members of the society. In case of societies trust which run a number of colleges and school for managing the affairs of each individual school or colleges, there is a governing body wherein the head of the unit, such as principal of the college or headmaster of the school, as the KBB, are also member of the governing body. तो वहां पर प्रिंसिपल वगैरह जो है, जहां पर लार्ज नंबर ऑफ स्कूल्स वगैरह होती है, स्कूल चेन होती है, तो इस तरह की जो है वहां पर प्रिंसिपल या तो हेडमास्टर को ये गवर्निंग बॉडी का मेंबर भी बनाया जाता है। The function of the governing body is to supervise the smooth functioning of the individual school or college. तो उनका काम ही ये है कि स्मूथ फंक्शनिंग हो। अब आगे बढ़ते हैं। सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर रनिंग द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो पैसा कहाँ से आता है भाई? बिजनेस, मतलब बिजनेस तो नहीं कह सकते, ये एजुकेशनल एक्टिविटी चलाने। तो 3 मेन सोर्स है। एक है डोनेशन फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक के पास से डोनेशन मिले। दूसरा फीस इन द फॉर्म ऑफ एनुअल ट्यूशन फी, टर्म फी, एडमिशन फी, लेबोरेटरी फी वगैरह। और तीसरा होता है ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो इनका जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है उसमें सबसे ये 3 चीजों में से ज्यादातर पैसे आते हैं। द गवर्नमेंट ग्रांट्स ऑफ 4 kinds, namely maintenance grant, equipment grant, building grant, and such other grant is may be sanctioned by the government from time to time. तो स्कूल चलाने के लिए और मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ग्रांट देती है। कभी कभी कुछ चीजें परचेज करने के लिए, मान लो कोई स्कूल है वो साइंस स्ट्रीम चलाती है, तो सभी
इक्विपमेंट परचेज करने के लिए गवर्नमेंट ग्रांट दे दी, या तो किसी को बिल्डिंग बनाने की आवश्यकता थी तो बिल्डिंग के लिए गवर्नमेंट ग्रांट देती है, या तो गवर्नमेंट खुद से कोई सोच करती है कि भाई चलिए ये पूरे सभी स्कूल में हम इतनी चीजों को डोनेट कर रहे हैं, तो वो अलग से ग्रांट देते हैं। नाउ डोनेशन फ्रॉम द पब्लिक, ये पब्लिक जो होती है ये डोनेट करती है, और डोनेशन आर रिसीव्ड इन आइदर इन कैश और काइंड। यहाँ पर काइंड वाला जो शब्द है, इन काइंड डोनेशन आर इन द फॉर्म ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, shares and securities, utensils, furniture and fixture, and like generally with a desire to perpetuate the memory of a distinguished member of the family or the donor। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मान लो कि आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां है उनको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब प्रॉफिट के 2% को अलग रखना है, और उसको पूरी करने के लिए उनको डोनेशन करना है अलग अलग लोगों को। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, उन्होंने कहा कि सीएसआर का ये जो हमारा फंड है उसके लिए हम देश की कई स्कूलों में, मतलब हर एक स्टेट की कहीं ना कहीं स्कूलों को हम फैन डोनेट करें। फिर एक दो साल के बाद एसबीआई ने कहा कि हम इसको वाटर प्यूरिफायर डोनेट करेंगे। तो इट इज अ डोनेशन फ्रॉम द कॉर्पोरेट। उसी तरह से कोई इंडिविजुअल पब्लिक भी दे सकती है। तो ज्यादातर हमारे देश में क्या प्रथा है कि भाई एक्स वाई जेड के नेम के पर आप देखेंगे स्कूल का पूरा बिल्डिंग बना हुआ। इलिस्ट्रेशन नंबर 12, from the following balance and particular of Republic College, prepare income and expenditure account for the year ended March 22 and balance it as on the date। तो यहाँ पर हमें कुछ फिगर्स दिए हुए हैं। ये फिगर ये शो करते हैं कि ये कोई रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं है। दूसरी बात, ये फिगर्स जो लगे गए हैं वो क्या है, ये बैलेंसेस के हैं, मतलब ट्रायल बैलेंस एग्जिट मान लीजिए कि कॉपी किया गया है यहाँ पर। ये बहुत ही लंबा चौड़ा सम है, लेकिन हम इसको कंप्लीट करने में कुछ हमें प्लानिंग करना पड़ेगा। अगर एग्जाम में मान लीजिए कि 15 मार्क के लिए सम आता है तो आपके पास कितना वक्त रहता है, अप्रोक्सीमेटली आपके पास 15 मार्क का क्वेश्चन है तो 27 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना। हालांकि ये आसानी से हो सकता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस ज्यादा लगेगी। मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करते करते लिखूंगा तो हो सकता है मेरे कुछ वक्त ज्यादा लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। करना क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस एंड पर्टिकुलर ऑफ रिपब्लिक कॉलेज प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 22 एंड बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाना है, इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है, और जैसा हमने डिस्कस किया था ये इसमें एक आपको हमेशा दो बैलेंस शीट बनाने होते हैं, एक तो उसके पहले का, लेकिन हो सकता है कि अगर यहाँ से आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाए तो कोई आपको एक्स्ट्रा बैलेंस शीट बनाने की आवश्यकता नहीं रहे। कुछ वर्किंग नोट्स हम यहाँ पर बनाएंगे, तो मैं इसको स्पीड से पढ़ता हूँ। ये सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसिप्ट, तो कोई भी कॉन्फ्रेंस वगैरह होगा तो रिसिप्ट होगी तो खर्चा भी होगा। तो चलिए सोचते हैं कि खर्चा कहाँ पर है, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस एक्सपेंस, तो ये 480 है और ये 450 है। तो 480 और 450 इसको अगर हम नेट ऑफ करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, ये एक्सपेंस है और ये, तो हमारे पास एक क्या बनेगा सेमिनार का 480 माइनस 450 एक्सपेंस, ये 30,000 रुपीज जो है वो सरप्लस बचेगा, दैट विल बी द इनकम। चलिए कंसल्टेंसी रिसिप्ट, कंसल्टेंसी रिसिप्ट है तो खर्चा भी होगा। तो कहां पर खर्चा दिखाई पड़ता है, तो खर्चा जो एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस 28,000 है। चलिए डायरेक्ट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही इसको हम करते हैं। फिर हमें ड्रिफ्ट होना पड़ेगा, थोड़ा मूव होना पड़ेगा जब भी और कोई फिगर चाहिए तब।
तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्फ्रेंस की, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसिप्ट। तो इनकम में कितना हुआ, ये आपको पहले वर्किंग करके अप्रोप्रिएट जगह पर ये लिखना पड़ेगा, इनकम है या एक्सपेंडिचर। तो सेमिनार कॉन्फ्रेंस लेस एक्सपेंसेस, तो 480 माइनस 450 दैट इज 30,000। ये हमारा एक दो पोस्टिंग हो गया। चलिए यहाँ पर इसे मार्क कर लेते हैं। कंसल्टेंसी फी सरप्लस 1 लाख बचता है, तो इसे भी यहाँ पर ले लेते हैं। कंसल्टेंसी फी 1,28,000, expenses less, that is 28,000, तो 1 lakh will be the net surplus। तो ये हमारे काम पूरा हो गया। अब आता है सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये हमारा बैलेंस शीट का आइटम है। ये जो रिसिप्ट है वो हमारी लायबिलिटी बनेगी। कैपिटल फंड, रिसर्च फंड, ये सारे फंड है, तो वो क्या है, हमारे बैलेंस शीट के आइटम है, तो इसको अभी हम टच नहीं करते हैं। ट्यूशन फी रिसीव्ड 8 लाख रुपीस, तो 8 लाख रुपीस का ट्यूशन फी रिसिप्ट है। और देखते हैं नीचे एडजस्टमेंट में अगर कुछ दिखा है, लिखा है तो यहाँ पर एक कंज्यूम्ड मतलब खुद के स्टोर में से कुछ ली हुई चीज है। ट्यूशन फी रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट, तो ट्यूशन फी जो है वो कितनी है, बाय ट्यूशन फी रिसिप्ट एक्चुअल प्राप्त हुआ है 8 लाख, एड रिसीवेबल 80,000, 8,80,000 विल बी द सम। याद रहे ये रिसीवेबल है इसलिए बैलेंस शीट में भी जाएगा। चलिए फिर गवर्नमेंट ग्रांट मिली है, यहाँ पर कोई टर्म्स कंडीशन नहीं है, तो गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो सिंपली हमारी इनकम बनेगी। अगर इसके साथ कोई कंडीशन अटैच्ड है या तो कोई अलग चीज है तो हमें उसको मेंशन करना है। अब डोनेशन मिला है, डोनेशन जो होता है वो हमारी इनकम बनेगी कॉलेज के लिए। सो बाय डोनेशन इट्स 50,000 रुपीज। अब आते हैं इंटरेस्ट पे। तो इंटरेस्ट जो मिला है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट 1,85,000 रुपीज मिला है। इसे हम इनकम साइड में लिखेंगे। हॉस्टल रूम रेंट 1,75,000। मेस रिसिप्ट नेट ही है तो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो खर्चे को आपको ढूंढना होगा। कॉलेज स्टोर सेल्स 7,50,000 की इनकम है। ये सेल्स है लेकिन इसमें एक्सपेंडिचर आगे है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि इसके लिए हमें पूरा का पूरा इसका वर्कआउट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आगे आप जब पढ़ेंगे इस सम को तो आपको और चीजें मिलेंगी। जैसे ये 7,50,000 है सेल्स का फिगर। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अभी इसको छोड़ देते हैं। स्टॉक ऑफ स्टोर्स एंड सप्लाईज ओपनिंग है 3 लाख, परचेज है 8 लाख। चलिए, तो इससे हमें ये पता नहीं चलता है कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है। हमें इनकम एक्सपेंडिचर में सिर्फ प्रॉफिट दिखाना है। पूरा का पूरा स्टोर का अकाउंट जो है वो आप बना सकते हो। स्टोर का अकाउंट अगर आप बनाना चाहते हो तो जस्ट एज गुड एज आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट टाइप बना सकते हो। बाय सेल्स दैट इज 7,50,000। लेकिन आपके पास पूरे फिगर्स अगर अवेलेबल है
नहीं तो नहीं। बाय कंजप्शन, कंजप्शन खुद का कितना किया है, 50,000, 1,50,000, 75,000 और 25,000, मतलब ये कुल मिलाकर 3 लाख रुपया है। तो यहाँ पर आपको एक जीपी का फिगर आएगा और एक फिगर आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, तभी जाके आप इसको पूरा अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हो। दूसरी चीज ये है, ये क्लोजिंग स्टॉक आपको बैलेंस शीट में भी जाने होगा। यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट होगा दैट विल बी द पार्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो इसके लिए आपको इसका एक वर्किंग नोट बनाना। तो वर्किंग नोट जो है वो किस तरह से बनेगा वो देख लें। ये वर्किंग नोट का जो हेडिंग है वो आप कुछ भी दे दो, स्टोर अकाउंट दे दो या तो फिर मटेरियल दे दो, मटेरियल एंड सप्लाईज। इसका ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 3 लाख रुपीज। एड परचेजेस, परचेजेस जो है वो 8 लाख है। कुल मिलाकर ये 11 लाख। अब लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड सप्लाईज। ये किस चीज की बात है, सेल्स की। लेकिन ये सेल्स में कितना प्रॉफिट मार्जिन है, तो उसके लिए आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। स्टोर सेलिंग प्राइसेस आर फिक्स्ड टू गिव ए नेट प्रॉफिट ऑफ 10% ऑफ द सेलिंग प्राइस। सिंपल। तो अगर 7,50,000 रुपए का आपको सेल्स हुआ है, तो ये 7,50,000 के 90% माने 100 माइनस 10% जो है वो क्या है, इसका प्रॉफिट है। तो 75,000 रुपया जो है, आई मीन 6,75,000 है, वो कॉस्ट है, जबकि प्रॉफिट कितना होगा इसमें, ऑफ कोर्स 10%। सिंपल। तो एक खर्चा ये हुआ 6,75,000। दूसरा कुछ मटेरियल हमने खुद कंज्यूम्ड किया है जो कि एट कॉस्ट है, तो वो है 3 लाख रुपीज। तो 11 लाख के आपके जो परचेजेस प्लस ओपनिंग स्टॉक है, उसमें से अगर 9,75,000 हम माइनस करते हैं तो 1,25,000 की वैल्यू बचती है, जो कि हमारा स्टॉक का लूजिंग रहेगा। अब इनमें से ये फिगर हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। ये 75,000 का जो प्रॉफिट है वो हमारा इनकम में जाएगा, तो इसका हमें ख्याल रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ, हमारा जो इनकम एक्सपेंडिचर का अकाउंट है उसमें हम हमारा बाय सेल्स प्रॉफिट स्टोर का जो है वो 75,000 रुपीज है। तो ये किया हो गया। अभी हमें आगे देखना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,25,000। आउटस्टैंडिंग मतलब बैलेंस शीट, लेकिन ये खर्चे ऐड तो हो गए कहीं ना कहीं। ये कहाँ ऐड हो रहे हैं वो हमें ढूंढना पड़ेगा। जहां पर ये ऐड होगा तो डिफरेंस जो बचेगा दैट विल बी द पार्ट विच वी विल अकाउंट फॉर इनटू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये सारे क्रेडिट बैलेंस थे। अब आते हैं डेबिट बैलेंस में। तो ये 3 लाख वाला हमने कर लिया, 8 लाख वाला कर लिया। अब सैलरीज जो है टीचिंग की 8,50,000 है, तो टू सैलरी 8,50,000 इज द एक्सपेंस। लेकिन यहाँ पर और क्या ध्यान में रखना है कि और कोई सैलरी के एक्सपेंस है, रिसर्च का भी है, तो ये 850 प्लस 120 या तो दोनों का आप ले सकते हो। तो ये दूसरा एक्सपेंस 120 का है टू रिसर्च। तो 8,50,000, 1,20,000
अब उसके बाद जो है स्कॉलरशिप का 80,000 का एक्सपेंस है। स्कॉलरशिप आप कब देते हो? कोई भी स्टूडेंट को जो कि ब्रिलियंट है, तो 80,000 वो एक्सपेंस हो गया। स्टूडेंट वेलफेयर एक्सपेंस 38,000 रुपीज। तो अगर इसके सामने कुछ मिला है तो आपको इसमें से माइनस करना है, नहीं तो क्या होगा? दैट विल बी द पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस। तो टू स्टूडेंट वेलफेयर आप देखेंगे कि दो तरह के एक्सपेंसेस है। एक तो डायरेक्टली जिसको पेमेंट किया गया है कैश में। आप नीचे एडिशनल जो इंफॉर्मेशन है उसको देखेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि यहाँ पर 75,000 रुपीज मटीरियल कंज्यूम हुआ है। तो इसको 75,000 ऐड करते हैं तो कुल मिलाकर 1,13,000 का ये खर्चा हुआ है। तो चलिए ये भी टिक करेंगे और ये भी करेंगे। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1,12,000 का खर्चा है। उसके बाद गेम्स एंड स्पोर्ट एक्सपेंसेस, तो उसके अंदर भी दो प्रकार के खर्चे हैं। पहले इसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस को कॉस्ट कर लेते हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स एंड गेम्स, दोनों प्रकार के एक्सपेंस को पोस्टिंग करेंगे, कैश एंड मटेरियल। तो कैश का खर्चा कितना है? 50,000 रुपीज और मटेरियल का खर्चा है 25,000। तो ये कुल मिलाकर 75,000 रुपीज का एक्सपेंस होगा। अभी मिसलेनियस एक्सपेंस है 65,000 rupees. Now investment. Investment is a balance sheet item. Other investment balance sheet, provident fund balance sheet, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस एक्सपेंसेस हमने नेट ऑफ कर दिया। कंसल्टेंसी एक्सपेंसेस नेट ऑफ कर दिया। लैंड जो है वो हमारा फिक्स एसेट बैलेंस शीट की आइटम है। बैलेंस शीट 850 बैलेंस शीट। मोटर व्हीकल बैलेंस शीट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का ये प्रोविजन किया गया है। मतलब यहाँ पर जो वैल्यू दिखाई गई है वो फुल वैल्यू है। तो अभी हमें और प्रोविजन भी करना पड़ेगा। ये पिछले साल का फिगर है। इस साल डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें यहाँ पर डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन एसएलएम बेसिस। एसएलएम बेसिस पे दिया गया है। बिल्डिंग है 5%। प्लांट एंड इक्विपमेंट बिल्डिंग जो है वो 5% है। तो 5% ऑफ 16 लाख। अभी इसका वर्किंग नोट हम बना लेते हैं। चलिए तो अब शुरू करते हैं डेप्रिसिएशन का वर्किंग नोट। ये वर्किंग नोट जो है उसमें से हमारी सारी वैल्यूज जो है वो बन जाएगी। सो सेकंड थिंग, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तीन आइटम है। एक हम यहाँ पर ले लेते हैं, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्स। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप मत लिखना। ओपनिंग बैलेंस बिल्डिंग 480। ये ओपनिंग बैलेंस किस चीज का है? माइंडवेल। ये डेप्रिसिएशन का है 5,10,000 और 3,36,000। इसमें एडिशन कितना होगा? एडिशन माने जो अभी हमने रेट देखे थे 5%, फिर फर्नीचर एंड फिटिंग में 10%, प्लांट एंड मशीनरी 10%, मोटर व्हीकल 20%।
तो ये 16 लाख का 5% कितना होगा? 80,000 रुपीज। तो 80,000 यहाँ पर ऐड होगा। सेम वे 850 का 10% 85,000 रुपीज। ये 6 लाख का 60,000 रुपीज। मोटर व्हीकल का भी डेप्रिसिएशन होगा। कितनी है वैल्यू? इसकी जो भी वैल्यू है 1,80,000। इसका हमें 20% जो है वो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका अलग से हम वैल्यूएशन मतलब ये डेप्रिसिएशन कर रहे हैं, जिसकी अमाउंट कितनी बनेगी? 36,000 रुपीज। जब हम प्रेजेंटेशन करेंगे तो क्या करेंगे? फुल वैल्यू दिखाएंगे माइनस ये टोटल डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। इन केस ऑफ दिस इज a written डाउन वैल्यू मेथड जो है, ये तीनों में SLM मेथड है, ये रिटन डाउन वैल्यू में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर हम एंट्री डाल रहे हैं किस चीज की? डेप्रिसिएशन की। कितना बनेगा? चारों आइटम का डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं। टू डेप्रिसिएशन बिल्डिंग 80,000, plant and machinery, furniture and fixture, motor vehicle. This is 85,000. This is 60,000. This is 36,000. जब आप सम करने लगते हो तो कुछ फिगर्स जो है आपको धीरे धीरे याद हो जाते हैं। तो चलिए, ये हमारा डेप्रिसिएशन का फिगर आ गया। अभी इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर हमारा कुछ बाकी है, नहीं तो हम टोटलिंग कर लेते हैं। यस, ये फिगर है कैश एट बैंक और लाइब्रेरी का। लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी का फिगर यहाँ पर दिखाई पड़ता है डेबिट में। तो उसके ऊपर कुछ अगर उसकी वैल्यू में चेंज है तो हमें इंफॉर्मेशन दी होगी, वैसे ऐसी इंफॉर्मेशन ये इसमें नहीं है। इनकम एक्सपेंडिचर में अभी पूरा ये देखते हुए सिर्फ 2 एंट्रियां बची है। एक टीचिंग और रिसर्च में जो मटेरियल दिया है उसको भी हम पोस्ट कर देते हैं। तो चलिए चलते हैं टू मटेरियल। एक तो दिया है टीचिंग में 1,50,000 का। चलिए अब इसका टोटलिंग करते हैं। जल्दी जल्दी लिखने में मैंने एक पेज में गड़बड़ की है। एनीवे, टोटल आगे बढ़ते हैं। ये कुल मिलाकर फिगर आ रहा है 21,95,000 रुपीज। दूसरी साइड चेक करेंगे पहले कितना फिगर आ रहा है। $850, $120, $80,000, $113, $112,
ये हमारा फिगर आ रहा है 18,76,000। ये दोनों का डिफरेंस होगा वो हमारे लिए क्या बनेगा, टू सरप्लस, और ये अमाउंट बनेगी 3,19,000। चलिए, तो ये हमारे बैलेंस शीट में फिगर जाएगा। बैलेंस शीट अब कब का बनाना है, 2022 का, रिपब्लिक कॉलेज। यहाँ पर कैपिटल बनेगा, कैपिटल फंड, इसका ओपनिंग बैलेंस सम के अंदर दिया हुआ है। यहाँ पर ये जितनी बैलेंस शीट आइटम्स है, तो ऑलरेडी यहाँ पर भी बैलेंस शीट आइटम है, सारी के सारी हमें पोस्ट करनी है। 16,06,000 था, वो क्या था, ओपनिंग बैलेंस थी। एड सरप्लस 3,19,000। आपको मित्रों एक बात बता दूं कि जो सम लेंथी हो गए उसमें कॉम्प्लेक्सिटी कम है। इतना इंस्टीट्यूट हमारे पर थोड़ा रहम करता है कि उसमें कॉम्प्लेक्सिटी उतनी नहीं होगी, और जो कॉम्प्लेक्स होगा तो उसमें लेंथ कम। आप देखेंगे कि ज्यादातर हम क्या कर रहे हैं, इसमें कॉपी कर रहे हैं। लेकिन ये इंटेलिजेंट कॉपी होती है, कहाँ से फिगर उठाना है। चलिए, अभी एक मैं कुछ रिसिप्ट मिला था स्टूडेंट की ओर से, सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम स्टूडेंट, ऐसा कुछ वर्ड था। ये वाला थर्ड लाइन 150। ये हमारी लायबिलिटी। चलिए, अब बात करते हैं एसेट्स की। तो एसेट्स के अंदर हमने जो भी फिगर्स निकाले हैं, लैंड होगा जिसमें कुछ डेप्रिसिएशन नहीं होता है, तो लैंड जो है वो आपका सीधा का सीधा विदाउट डेप्रिसिएशन जाएगा। फिर आएगा बिल्डिंग, इसकी कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। कॉस्ट का फिगर हमने यहाँ पर से ले लेते हैं, 16 लाख रुपीस है। पहले डेप्रिसिएशन का फिगर एक साथ हम उठा लेंगे। कुछ इक्विपमेंट्स है 8.5 लाख के, लेस डेप्रिसिएशन। फर्नीचर एंड फिटिंग है 6 लाख रुपए के, लेस डेप्रिसिएशन। फिर मोटर व्हीकल है, और उसमें भी डेप्रिसिएशन माइनस होगा। हमने एक वर्किंग नोट बनाई थी जिसके अंदर हमने सारा डेप्रिसिएशन का पोस्टिंग किया हुआ है। चलिए, उनमें से उठा लेते हैं। 5,60,000 रुपीज। दूसरा 5,95,000 रुपीज। तीसरा 3,96,000 रुपीज। चौथा 36,000। इसको माइनस करके यहाँ पर हम नेट फिगर निकालेंगे, ये बन जाएगा 10,40,000।
ये 250 प्लस 255, ये 2 लाख और 4,000, और लास्ट में जो फिगर बचेगा वो 1,44,000। चलिए अभी हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, उससे लेंगे, फिर कैश ऑन हैंड, तो सारे पोस्टिंग जो है बैलेंस शीट के 1 बाय 1 करते रहेंगे। इन्वेस्टमेंट जो है 2 प्रकार के हैं, 8 लाख एंड 18,50,000 रुपीज। एक हमारी लाइब्रेरी का भी है 3,60,000। तीनों को हम बैलेंस शीट में लिख लेते हैं। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 5,10,000। अभी स्टॉक बचा है मटेरियल, जो कि हमारे स्टोर का है। स्टोर के अकाउंट का वर्किंग नोट हमने बनाया था, तो क्लोजिंग स्टॉक है 1,25,000। अब जब इंटर में आएंगे तो सेम अकाउंटिंग करना है। आप अभी जो सीख रहे हैं इट इज एज हार्ड एज इंटर, ओके। लेकिन इम्पोर्टेंट फर्क क्या है कि अभी यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्सिटी उतनी नहीं दी गई है, आगे जाके आपको दोनों अकाउंट बनाने होंगे। मान लो ये स्टोर का है तो स्टोर का पूरा अकाउंट बनाओ और फिर मेन कॉलेज का अकाउंट, लाइक दैट। अदरवाइज दिस इज एज हार्ड एज इंटर। तो आप अच्छा खासी पढ़ाई कर रहे हो, और इंटर में अगर आज ये सीख लेते हो तो इंटर में आपको कोई तकलीफ नहीं। कैश ऑन हैंड 6,42,000 रुपीज। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हमारे बैलेंस शीट के सभी फिगर्स हमने ले लिए हैं। तो मैं इसका टोटल करता हूँ। यहाँ पर एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का फिगर छुटा हुआ है, इसको ऐड कर लेते हैं। ब्यूटी ऑफ अकाउंटिंग इज दैट कि अगर आप बैलेंस शीट जब बनाते हो, कुछ भी छूट जाता है तो आखिर में आपको बोलता है कि भैया ये आपने की। सो दिस इज टोटल 61,10,000 रुपीज। चलिए अब एसेट साइड का टोटल करते हैं। अगर ये मिल जाएगा तो हम इस सम को कंप्लीट जाहिर करेंगे, नहीं तो गलतियां को ढूंढेंगे। Yes, we are lucky enough. It is the same as 61,10. सो माय डियर फ्रेंड्स, ये पूरा सम इस तरह से हम सोल्व कर रहे हैं। ये हमारा 12वां इलस्ट्रेशन था, इसका प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ये बहुत लंबा था तो काफी लंबा वीडियो बना होगा। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको फास्ट मोड पर या तो 1.2 1.5 या 1.25 जो भी स्पीड आपको पसंद हो उससे देख लेना। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है खुद करना, क्योंकि कितने भी सम आप देखोगे इट विल नॉट हेल्प यू इन एग्जाम।
सबसे इम्पोर्टेंट चीज है खुद सॉल्व करना। तो माय डियर फ्रेंड्स, आगे भी कोशिश करते रहिए। चलिए आगे मिलेंगे नेक्स्ट सम के अंदर। तो चलिए अब हम आते हैं हमारे टेस्ट योर नॉलेज के पार्ट की तरफ, और सबसे पहले ट्रू एंड फॉल्स। तो यहाँ पर कुछ जो चीजें हैं उसको हम समझते हैं। The receipt and payment account for a not-for-profit organization follows the accrual concept of the accounting। तो ये फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर हम एक्रूअल नहीं कैश कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। चलिए नेक्स्ट। Both the revenue and capital nature transaction are recorded in the income and expenditure account। ये यहाँ पर आपको देखना है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन आते हैं, कैपिटल नेचर के नहीं आते। ये दिसंबर 22 में 2 मार्क्स के लिए पूछा भी गया था। चलिए थर्ड नंबर। सेल ऑफ ग्रास बाय अ स्पोर्ट्स क्लब इज टू बी ट्रीटेड एज अ सेल ऑफ एन एसेट। ये एसेट नहीं है, इसको आपको रूटीन एक्सपेंस जो मतलब है मिसलेनियस इनकम मानते हैं इसे, और इसे रेवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे, नहीं कि एसेट। सो इट्स अ फॉल्स। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर आर डिस्क्लोज अंडर द फिक्स्ड एसेट। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये फिक्स एसेट में नहीं होता है, ये करंट एसेट का भाग है। Fifth one, receipt and payment account gives the detail about the expenses outstanding for the year। ये कभी नहीं होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है ये एक्सपेंसेस रिकर्ड, नॉट आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का फिगर आपको कहां से मिलेगा? बैलेंस शीट में। तो ये एक्सपेंसेस रिकरिंग या तो अकर्ड फॉर द ईयर। Adjustment in the form of additional information shall be adjusted in the final account of a not-for-profit organization only in one place। तो ये बिल्कुल फॉल्स है। हम जानते हैं कि हर जगह पर इसका हमें अलग अलग जगह पर इसकी इफेक्ट देनी होती है। इसके जैसे हमने इलिस्ट्रेशन देखे तो कहीं हम इफेक्ट कहाँ देते हैं? सब्सक्रिप्शन इश्यूड अकाउंट में। कहीं कहीं इफेक्ट हम कहाँ देते हैं इसकी? एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, और कहीं कहीं जगह पर हमें फिक्स एसेट में भी इसकी इम्पैक्ट देखने को मिलती है। Seventh one, tournament expense incurred are more than the tournament fund, then the excess to be shown as an asset in the closing balance sheet। ये फॉल्स है। ये क्या होगा कि जो भी एक्सेस होगा वो आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, और वहां पर या तो सरप्लस रहेगी या तो फिर डेफिसिट रहेगी, वो फिगर जाता है बैलेंस शीट के अंदर। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये नहीं जाता। चलिए एट, फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज टर्म्ड एज प्रॉफिट। ये फॉल्स है, इसे प्रॉफिट नहीं लेकिन सरप्लस कहते हैं। अगर लॉस होता है तो इसको डेफिसिट कहते हैं। चलिए नाइन्थ नंबर पर आते हैं। Surplus of non-profit organization is distributed among its member। बिल्कुल नहीं। ये क्या होता है कि ये कैपिटल फंड के अंदर ऐड किया जाता है। यहाँ पर ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो मेंबर्स को कुछ देने की बात ही नहीं है। टूर्नामेंट फंड, बिल्डिंग फंड, लाइब्रेरी फंड इज बेस्ड ऑन द फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ये बिल्कुल ट्रू है। चलिए 11th, सब्सक्रिप्शन फी रिफर टू द वन टाइम फीस पेड बाय द मेंबर्स टू गेट एडमिशन फॉर द बेनिफिट ऑफ द क्लब। तो ये फॉल्स है। ये जो बात कर रहे हैं उसे या तो एडमिशन फी कहते हैं या फिर एंट्रांस फी कहते हैं। इसे
रेगुलर सब्सक्रिप्शन नहीं। टेक पेमेंट टेकन पेमेंट मेड टू ए पर्सन, पार्डन मैं कुछ गलत पढ़ रहा हूँ। टोकन पेमेंट made to a person who voluntarily undertakes a service which would normally be paid in case of profitable organization is termed as honorarium। तो ये बिल्कुल सही है, इसे ऑनरेरियम कहते हैं। यहाँ पर एच साइलेंट है। शुरू शुरू में जब इंग्लिश नहीं आती थी तो मैं इसको ऑनरेरियम पढ़ा करता था, लेकिन नाउ इट्स ऑनरेरियम। An insurance company is an example of नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये फॉल्स है। ऐसा जरूरी नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी है वो प्रॉफिट नहीं करेगी, तो ये फॉल्स है। पार्ट अमाउंट ऑफ एंट्रेंस फी विच इज टू बी कैपिटलाइज्ड शैल बी डिस्क्लोज्ड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फॉल्स। जो कैपिटलाइज होगी, देखिए एंट्रेंस फी मान लो कि 100 रुपीज आई है। अब ऐसा तय किया गया है कि 50% विल बी कैपिटलाइज एंड 50% विल बी रेवेन्यू इनकम। तो कैपिटलाइज जो होगी वो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं होगी, वो कहां पे होगी? बैलेंस शीट के अंदर। Both the income and expenditure of the current and the previous years are recorded in the income and expenditure account। तो ये बिल्कुल गलत है। फिर सिर्फ करंट ईयर के इनकम और एक्सपेंडिचर इसमें लिए जाते हैं, प्रीवियस ईयर के नहीं रहते। Amount received as donation by a non-profit organization under the will of a deceased person is termed as a legacy। यस, ये बिल्कुल ट्रू है। ये शब्द को याद रखना आपको कहीं ना कहीं ट्रू और फॉल्स में हेल्पफुल होगा। Where a non-profit organization has a separate trading activity, the profit and loss from the trading account shall be transferred to income and expenditure account at the time of consolidation। ये बिल्कुल सही है। मान लो कोई स्पोर्ट्स क्लब है, वो कैंटीन चलाती, तो क्या होगा? कैंटीन का पूरा हिसाब किताब वो अलग रख सकते हैं। अगर बड़े पैमाने पे है तो उसका पूरा हिसाब अलग रखेंगे और उसका नेट फिगर जो है वो डायरेक्टली इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। रिसिप्ट पेमेंट में हालांकि थोड़ा विवरण ज्यादा रहेगा, सभी एक्सपेंसेस और सभी इनकम अलग से इसमें रिकॉर्ड होगा। आप जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो इसको अच्छी तरह से समझिएगा। 18th, not for profit concern concentrate their efforts to maximize the profit earning avenues। यहां पर एक बात समझ लीजिए कि पहली बात तो ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता है। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है तो वो मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ही नहीं करता है। ये क्या करता है? अपने मेंबर्स के लिए मैक्सिमाइज द बेनिफिट्स रिलेटिंग टू द पर्टिकुलर एक्टिविटी करता है। स्पोर्ट्स क्लब है तो ज्यादा स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटी मिले। कोई और कंसर्न है, मान लो कि टेम्पल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो क्या करेगा? लोगों को ज्यादा अच्छी सुविधाएं मिले, ऐसा प्रयत्न करे। यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। All the receipts are of revenue nature in case of non-for-profit organization। तो यह फॉल्स है। मान लो कुछ एसेट को सेल किया तो वो कैपिटल शिफ्ट होगी, तो ऐसा नहीं है कि हर एक चीज रेवेन्यू। देयर इज अ ओपनिंग बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो ये फॉल्स है। ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, इसमें नहीं। So, my dear friends, this was about the true and false। अभी हम जाएंगे और स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूरे होते हैं तो हमारी जो प्रथा है उसके अनुसार हम पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को। हेलो फ्रेंड्स, अभी स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। इसमें पहला जो क्वेश्चन है काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में मतलब
पूछा जा सकता है। The following is the receipt and payment account of the Lion Club for the year ended 31st March 2022। तो ये लायन क्लब्स के बारे में दिया हुआ है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑलरेडी दे दिया है। तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, साथ में एसेट एंड लायबिलिटी एज ऑन 1 अप्रैल 21, मतलब ओपनिंग, मतलब पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस शीट भी दिया हुआ है। तो इसको हम वर्किंग नोट में इंक्लूड करेंगे। बाकी की डिटेल को पढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो ये दोनों चीजें अभी हम वर्किंग नोट बनाएंगे एक सब्सक्रिप्शन के लिए। तो ये भी हमारा इश्यू कंप्लीट हो। 50% ऑफ द एंट्रेंस डोनेशन, चलिए उसका वर्किंग कर लेंगे। डेप्रिसिएशन, उसका भी एक वर्किंग नोट बनाएंगे। Sum of rupees 20,000 received in October as entrance donation from an applicant was to be refunded as he has not fulfilled the requisite membership qualification. The refund was made on 3rd June। मतलब ये हमारे बैलेंस शीट की आउटस्टैंडिंग भी रहेगी और एंट्रेंस के लिए जो डोनेशन आया है उसके अंदर भी ये इम्पैक्ट करेगा। परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा और हम जब स्टडी करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट का, तो यहाँ पर अलग अलग चीजें हैं। खास करके देखिए, रिसिप्ट एट कॉफी रूम, सॉफ्ट ड्रिंक, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, मतलब यहाँ पर हर जगह पर कहीं ना कहीं सेल हो रहा है। तो वो सारा जो क्लब का इनकम है उसके सामने एक स्टोर भी मेंटेन किया हुआ है, क्योंकि कॉफी मान लो 10 लाख की बिकी है, तो 10 लाख रुपए का कुछ ना कुछ मतलब मटेरियल भी आया होगा, तो परचेजेस जो है वो 15 लाख है। तो कुल मिलाकर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रॉफिट फ्रॉम द ऑपरेशन ढूंढना। तो उसके लिए हम एक अलग से वर्किंग नोट बनाएंगे, प्रॉफिट फ्रॉम द ऑपरेशन। चलिए, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी ऑलरेडी दे दी है, तो ये दोनों हमारे लिए, ये जो ऑपरेशन वाला हिस्सा है उसकी वर्किंग नोट में जाए। The club is a matter of policy charges off to income and expenditure account all purchase made on account of crockery, cutlery, glass and linen in the year of purchase। तो ये हमें क्या सजेस्ट करता है कि ये सारी चीजों को आपको कैपिटलाइज नहीं करना है। इसकी जो भी आपने परचेजेस की है, यहाँ पर पेमेंट की है, वो सब एक्सपेंस ही रहने देना है। इट शुड नॉट बी कैपिटलाइज्ड, क्योंकि ये बहुत छोटी अमाउंट होती है और कंपेयर टू an ultimate aim of the club is not to make a profit. This is not for profit organization। So वो लोग एक्सपेंस पूरा दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। You are required to prepare an income and expenditure account for the year 21st March 2022। साथ में क्या करना है, बैलेंस शीट भी बनाना है along with the necessary working। तो सबसे पहला काम, यस, पिछले साल का हमारा बैलेंस शीट बना, तो ये हमारी पहली वर्किंग नोट भी बनेगी। वर्किंग नोट नंबर 1, बैलेंस शीट एज द 31st मार्च 2021। चलिए, तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी है, इस सब में अगर कोई है तो ये जो डिटेल दी है एसेट एंड लायबिलिटीज की, उससे पूरा बैलेंस शीट आसानी से बन जाएगा। अब देखेंगे कि कोई ज्यादा इसमें वक्त नहीं लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिक्स एसेट 5 लाख है, उसके बाद है स्टॉक। याद रहे ये स्टॉक किस चीज का है, फ्रॉम द, जिससे हमें ऑपरेशन निकालना है। इन्वेस्टमेंट 12% गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो ये 5 lakhs। अगर इस साल में इसका इंटरेस्ट 12% के हिसाब से नहीं आया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 12,000 है। प्रीपेड एक्सपेंस 1,000। कैश ऑन हैंड एंड कैश एट बैंक, कहाँ से मिलेगा,
रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की ओपनिंग फिगर 10,03850। चलिए अब बात करते हैं लायबिलिटी साइड की। यहाँ तक हमने एंट्री ली है। सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,12,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अमाउंट है 15,000। यहाँ पर एक चीज समझिए, इंटरेस्ट डोनेशन रिसीव्ड पेंडिंग मेंबरशिप। अगर ये मेंबरशिप इश्यू हो गई होती तो उसका पूरा का पूरा जो भी प्रोसेस करना था वो कर दिया हो, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, लायबिलिटी। तो एंट्रांस फी पेंडिंग मेंबरशिप, इसकी इम्पैक्ट हमें इस साल भी आएगी, क्योंकि जो भी इंटरेस्ट वाला होगा उसमें 1,00,000 हमें ऐड करना है। ग्रेचुएटिव फंड, एम्प्लॉयज के लिए जो ग्रेचुएटिव फंड है उसके लिए 50,000 की राशि बनाई। विद दिस लेट्स स्टार्ट विद द टोटलिंग। ये 14,06,850 है, ये ट्रांसफर करते हैं। इनमें से सब माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो हमारा कैपिटल फंड होगा, जो कि एक बैलेंसिंग फिगर होगा। और ये कितना बनता है, 10,29,850। चलिए, तो हमारा एक टास्क हो गया। अब हमारा दूसरा टास्क शुरू करते हैं और वो है वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट में सबसे पहली वर्किंग नोट हम बनाएंगे, एक बना ली, दूसरी बनाते हैं। और इसमें हम क्या कर बनाने वाले हैं, हमारा सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। माय डियर फ्रेंड्स, ये सब में सभी प्रकार के प्रयोग आईसीआई ने कर लिए हैं सब्सक्रिप्शन के बाद। इसको अच्छी तरह से समझ लेना, ताकि कभी भी आपका सब्सक्रिप्शन के रिलेटेड कोई भी सम में प्रॉब्लम ना। कितना मिला है अमाउंट, 2,02,750। अभी इस साल का कोई आउटस्टैंडिंग है, ये 2021 इस साल का आउटस्टैंडिंग ये है। इसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अभी कुछ यस, 1/4 को कुछ एडवांस में मिला होगा, तो एड एडवांस रिसीव्ड ऑन 1 अप्रैल 2021, क्योंकि ये भी किस चीज के लिए मिला है, 22 के लिए मिला है। तो यहाँ पर हमें ये फिगर को देखना होगा कितना मिला है। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग है, एडवांस इसमें नहीं है, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 18,000 नहीं, लेकिन 7,000 है। और एक सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 15,000 रुपीज, जो कि हमने पिछले बैलेंस शीट में गया था। तो ये कुल मिलाकर कितना रुपया हो गया, 2,24,750। अभी दोनों साल के जो आउटस्टैंडिंग है, ऑन
क्योंकि ये इनमें से कुछ राशियां यहाँ पर मिल गई है, तो हमें इसमें माइनस करेंगे जो भी आउटस्टैंडिंग था पिछले साल का। कितना था? आउटस्टैंडिंग था 12,000। चलिए, तो इसको माइनस करेंगे, 2,12,750 बचेगा, लेस जो नेक्स्ट ईयर का मिला है, रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2022। तो उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ पे है? यहाँ पर 18,000 एडवांस मिला है, इसको भी लेस करेंगे तो ये 94 बचेगा, 194,750। So this is the figure of our subscription for the year. तो एक काम हमने ये कर लिया। चलिए एक और वर्किंग नोट अभी हम बना लेते हैं, एंड दैट इज फ्रॉम ऑपरेशन। कितना प्रॉफिट हुआ है चाय कॉफी बेचकर, उसको हम पहले समझ लें। तो उसके लिए हम ये वर्किंग नोट जो बना रहे हैं उसका टाइटल दे देते हैं प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। हमें ये पता है कि रिसिप्ट कितनी है, रिसिप्ट जो है वो हमें ऑलरेडी दी हुई है, तो चलिए लिख लेते हैं। तो फिर हम 1070 फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स, स्विमिंग पूल का कुछ मिलाकर 80,000 रुपया था। अब लास्ट टेनिस कोर्ट, ये है 1,02,000। इसका टोटल करते हैं तो टोटल रिसिप्ट कितनी आती है देख लेते हैं। 17,62,000। तो ये टोटल रिसिप्ट है। अब इसमें से क्या लेस करेंगे? लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन डायरेक्टली यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, हमें डायरेक्टली कोई फिगर नहीं है, तो कैसे निकालेंगे? तो इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एक सिंपल फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। ये तीनों के फिगर हमें, तो ओपनिंग स्टॉक का फिगर जो है वो कितना है? 380, पिछले साल के बैलेंस शीट में से ये। परचेजेस इस साल के बैलेंस शीट में से लेना है, तो उसके लिए पेमेंट किया होगा। पेमेंट कितने का किया है वो देख लेते हैं, पता चल जाएगा। चलिए, यहाँ पर क्रेडिटर्स का फिगर है, लेकिन परचेजेस जो है वो कितनी हुई है वो डायरेक्टली आपको पता नहीं चलेगा, तो यहाँ पर आना पड़ेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 8 नंबर बता रहा है कि परचेजेस कितनी है, 15। तो ये दोनों मिलाकर कितना होगा? 18,80,000 रुपीज। लेकिन इनमें से हम कुछ माइनस करेंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मेरे ख्याल से दिया हुआ है, तो डायरेक्टली क्लोजिंग स्टॉक हमें कहाँ मिलेगा? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 9 नंबर, 2,10,000। तो 16,70,000 जो है ये हमारा रिसिप्ट है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 16,70,000। सो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन ए माइनस बी अगर करते हैं तो 92,000 हमारे पास बचता है। तो ये हमारा इनकम एक्सपेंडिचर में ये फिगर जाएगा।
चलिए बाकी का वर्किंग जो है अब हम डायरेक्टली करेंगे ये बनाते बनाते। तो ये है हमारा लायंस क्लब और लायन क्लब 2022 ये बनाना शुरू करते हैं। जहां जहां पर जरूरत होगी तो हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट का सहारा लेंगे और मेजोरिटी हमारा जो वर्किंग है वो भी हम कर लेंगे। इसके आंसर में आप देखेंगे तो आईसीआई ने हर एक चीज की नोट बनाई है। आप दोनों अप्रोच से काम कर सकते हो, या तो हर चीज की नोट बनाए फिर आप डायरेक्टली ले। यहाँ पर हमने दो नोट बनाई है, पहले उसके फिगर्स को ले लेते हैं। एक है हमारा सब्सक्रिप्शन है, एक है हमारा बाय प्रॉफिट फ्रॉम, दोनों हमने अभी अभी डिराइव किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन वाला मामला पूरा हो गया। एंट्रांस डोनेशन में हमें वर्किंग करना पड़ेगा। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। एंट्रांस डोनेशन को वर्किंग ही बनाते हैं। कितना रुपया इस साल में मिला है, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में मिला हुआ पैसा पर्टिकुलर ईयर के दरमियान रिसीव्ड ड्यूरिंग करंट ईयर वो दिखाता। कितना है, 1 लाख। अब इनमें से रिसीव्ड इन एडवांस इन 2021, यहाँ आपको याद होगा कि बैलेंस शीट समय बनाते समय हमने यहाँ पर 1 लाख रुपया लिया था। तो ये पिछले साल हमने लिया था, तो ये कुल मिलाकर कितना रुपया है, 2 लाख। अभी इसमें और क्या करना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक सम ऑफ 20,000 रिफंड वाला है। हालांकि ये रिफंड अभी दिया नहीं है, लेकिन यहाँ से हमें हटा देना। तो ये हमारी लायबिलिटी बनेगी बैलेंस शीट में। तो अभी कितना रुपया बचा हमारे पास, 1,80,000। अब इसका ब्रेकअप करना है। पॉलिसी क्या है, 50% इज टेकन टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड 50% फंड। तो चलिए उसको ढूंढते हैं, पॉलिसी किधर गई भाई। 50% of the interest donation was to be capitalized. There was no pending membership as on 31st March 2022. तो पिछले साल जो 1 लाख रुपया पड़ा था लायबिलिटी का, ऐसा इस बार कुछ नहीं है। तो चलिए इसका 50% कितना होगा, 90,000। तो यहाँ पर ये 90,000 जो है ये कैपिटलाइज्ड होगा और 50% इनकम एक्सपेंडिचर का हिस्सा बने। हम बना रहे हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बाय एंट्रांस डोनेशन। यहाँ पर रेफरेंस देखेंगे वर्किंग नोट नंबर 390,000। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड 58,000। हालांकि इंटरेस्ट बनना कितना चाहिए, कितना रुपया पड़ा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, 5 लाख। 5 लाख पड़ा है, तो बाय इंटरेस्ट जो है वो 5 लाख मल्टीप्लाई 12%, 60,000 रुपीज जो है वो इनकम एक्सपेंडिचर में होना चाहिए। अब यहाँ पर एक और वर्किंग नोट मैं नहीं, लेकिन डायरेक्टली बैलेंस शीट में आपको बता देता हूँ कि इंटरेस्ट एक्रूड कितना होगा आना चाहिए। 60,000 इज द इंटरेस्ट अमाउंट लेस रिसीव्ड 58,000, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर कितना मतलब रिसीव पेमेंट क्या शो कर रहा है,
कि भाई हमें सिर्फ 58,000 मिला है, तो 2,000 जो है वो हमारा क्या बनेगा, एक्रूड बनेगा। तो ये इंटरेस्ट हमें बैलेंस शीट में एसेट साइड में। चलिए आगे, सेल ऑफ द एसेट 8,000, तो ये हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे, फिक्स एसेट जहां पर भी होगा। मिसलेनियस इनकम जो है वो हमारी 12,000, सॉरी 9,000 है, बाय मिसलेनियस इनकम 9,000। चलिए अब एक्सपेंस की बात करते हैं। टू सैलरीज, सैलरीज में हमेशा क्या ध्यान रखना, फॉर द करंट ईयर पेड एंड आउटस्टैंडिंग। तो पेड कितनी है, 1,20,000। आउटस्टैंडिंग कितनी है, सैलरीज 8,000, इलेक्ट्रिसिटी 15,000। तो सैलरी 1,20,000 पेड कर दी, 8,000 जो है वो आउटस्टैंडिंग है, 1,28,000। ये फिगर बैलेंस शीट में जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी कितना एक्सपेंस है, 28,000। आउटस्टैंडिंग कितना है, 15,000। 28 प्लस आउटस्टैंडिंग 50,000, 43। ये दोनों हमारे फिगर कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट के अंदर। क्या हेड में, आउटस्टैंडिंग expenses, salary and electricity, 15,000, 8,000। आगे और कुछ बाकी होगा तो इसमें ऐड कर। चलिए तो अभी और एक्सपेंसेस का पोस्टिंग करते हैं। क्रेडिटर्स को पे किया है, तो अभी प्रिंटिंग स्टेशनरी 70,000 का खर्चा है, तो ये 70,000। पोस्टेज 40,000, टेलीफोन 50,000, रिपेयर्स 48,000, ग्लास एंड टेबल लिनन, ये पूरा का पूरा कैपिटलाइज करना है। क्रॉकरी 14,000, अलग कैपिटलाइज नहीं होगा, एक्सपेंस ऑफ करना। गार्डन के अपकिप का खर्चा है 8,000 रुपया। मेंबरशिप फी का खर्चा है 6,000। इंश्योरेंस है 5,000। लेकिन इंश्योरेंस जो है उसमें कुछ प्री पेड खर्चा भी आ था पिछले साल, तो ये किस चीज का है, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 रुपीज। इस साल ये एड होगा, प्रीपेड वाला, कुल मिलाकर 6,000 पोस्टिंग होगा। इलेक्ट्रिसिटी का पोस्टिंग हमने कर दिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट सभी प्रकार के खर्चे डेप्रिसिएशन को छोड़ के हमने कर दिए। अभी डेप्रिसिएशन का हमें एक वर्किंग नोट है ताकि हम इसमें इजीली आ सके। ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 4 बनेगा, डेप्रिसिएशन और ओपनिंग फिक्स्ड एसेट।
हमारा पिछले जो बैलेंस शीट था उसमें फिक्स एसेट कितना था, 5 लाख। अभी इसमें हमें ये देखना है कि हमने और कोई नया एसेट लिया है या नहीं लिया। अगर नहीं लिया है तो फिर कुछ बेचा है, तो यहाँ पर सेल ऑफ एसेट में 8,000 रुपया मिला। लेकिन ये सेल ऑफ एसेट कितने की थी वो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर पूरा पढ़ना। द कॉस्ट ऑफ द एसेट सोल्ड नेट इज ऑन वाज 10,000। तो कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड ये 10,000 रुपया है, तो ये 4,90,000 हो जाएगा। अब इसके ऊपर डेप्रीसिएशन एट द रेट 10%। रेट यहाँ पर दिया हुआ है, तो उसके आधार पर हम ये 10% ले रहे हैं। दिया है वो जरा बताता हूँ आपको। Depreciation is to be provided at the rate of the 10% of the asset। तो ये 49,000 बन जाएगा। इनमें से माइनस करेंगे तो नई एसेट कितनी बचेगी, 441। ये फिगर कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट। ये इनकम एक्सपेंडिचर में। तो चलिए इनकम एक्सपेंडिचर में ये एंट्री डाल देते हैं। दैट विल बी अवर लास्ट एंट्री फॉर द थिंग। अभी दोनों साइड का टोटल करके नेट फिगर निकाल, सरप्लस है या डेफिसिट। तो ये जो हमारा फिगर बनता है वो कितना बनता है, $445,750। चलिए एक्सपेंडिचर का फिगर का टोटल करते हैं। चलिए यहाँ पर एक और खर्चा अभी हमें डालना है। कौन सा, अभी जो एसेट हमने सेल की थी तो वो 10,000 की थी, लेकिन पैसा कितना मिला था, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। 10,000 की एसेट थी, 8,000 मिला, तो 2,000 रुपया खर्चा हुआ। अब इसका टोटल होगा 476। उनमें से ये माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें डेफिसिट कितनी बचती है। तो ये जो डेफिसिट है वो कितनी की है, 30,000 रुपीज प्लस 30,250। तो यहाँ पर हमारा इनकम एक्सपेंडिचर तो पूरा हो गया, लेकिन अभी एक और बड़ा टास्क बाकी है। कौन सा, ऑफ कोर्स बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट की हमारी ये फिगर कितना है, 10,29,850। इसको पहले कैपिटल में लिख लेते हैं। एड एंट्रेंस फी जो कैपिटलाइज हुई, कितने की हुई, इसका आपने वर्किंग किया था, फिर भी आपको मैं, अगर वर्किंग नहीं है तो मतलब कहीं पर भी हमने ये वर्क किया है, यस 90,000 रुपीज। तो दो चीजें हमें बैलेंस शीट में डालनी है, एक तो इसका 20,000 आउटस्टैंडिंग है रिफंड का, और 90,000 इसका कैपिटलाइजेशन।
तो चलिए दोनों को हम पोस्टिंग कर देते हैं यहाँ पर। सो 90,000 इज द रिफंड पेएबल 20,000। अभी इसमें लेस करेंगे डेफिसिट, कितनी डेफिसिट हुई है 30,250। तीनों का अभी नेट फिगर हम निकालेंगे, कितना निकलता है देख लेते। तो ये हमारा बनता है 10,89,600। अभी बाकी जो चीजें हैं, कुछ चीजें हमें क्या करने होगा, यहाँ पर से उठानी है। देखिए इन्वेस्टमेंट में पैसा मिलता रहता है और कुछ इसमें नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट जो है हम एज इट इज। दूसरा सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स हमें निकालना पड़ेगा वर्किंग के माध्यम से। तो चलिए वो सन्ड्री क्रेडिटर्स को देख लेते हैं। अब देखेंगे कि यहाँ पर लगभग हर चीज का हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ रहा है, एक बड़ा सम है। ओपनिंग कितना है सन्ड्री क्रेडिटर्स का, 1,12,000। अभी हमने कुछ परचेजेस भी की होगी, तो ये पेमेंट लिखा है, परचेजेस कितनी है वो भी देख। क्रेडिटर को 15,20,000 दिया है और परचेजेस यहाँ पर हमने की थी वो कितनी थी 15,00,000। तो ऐड परचेज एस पेमेंट, तो ये 15,00,000, 15,20,000 नेट 92,000, मतलब 20,000 इनमें से कम हो जाएगा। दैट इज आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर। सन्ड्री क्रेडिटर कितना है 92,000। फिक्स एसेट की बात करते हैं तो फिक्स एसेट जो है ने की थी 5,00,000 की थी, लेकिन इनमें से कम होते होते अब क्या हो गया है 5,10,000 की सेल कर दी हमने, और डेप्रिसिएशन हुआ हमारा 49,000। तो ये दोनों काट के बन जाएगा 4,00,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ने ऑपरेशन में से निकाला था, फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं कितने का है 2,10,000। इन्वेस्टमेंट हो गया हमारा, फिर इंटरेस्ट एक्रूड 2,000 हो गया, कुछ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग भी है। कितने का था 7,000। कैश की बात करते हैं, कैश ऑन हैंड कहाँ से फिगर मिलेंगे, कैश एट बैंक, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे क्लोजिंग फिगर 8,000 और 224 600। चलिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, इतना फिगर था यहाँ पर हमें दिया हुआ है 18,000। रिफंड हमें 20,000 का देना है 92,1080।
9 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दोनों का टोटल करते हैं 3 और कुछ बाकी अगर बचता है एक फिगर यहाँ पे मिसिंग है और वो है हमारा ग्रेजुएटी फंड। इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है तो एज इट इज इसको रख देना है। ये पूरे सम में सीखने लायक चीजें बहुत थी। आप इसको अच्छी तरह से खुद से सॉल्व करना। अभी फिलहाल इसका टोटलिंग करते हैं। चलिए लकीली ये दोनों टैली हो गया है। इसका प्रेजेंटेशन आईसीआई का देख लेते हैं। ये पहले इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है और फिर बैलेंस शीट बनाया गया है। बाकी सभी वर्किंग नोट्स हैं। यहाँ पर 11 वर्किंग नोट्स दी है। हमने कुछ कम बनाई है लेकिन हमने सीधे डायरेक्टली प्रेजेंटेशन में ही इसका वर्किंग दी। आप किसी भी प्रकार से ये कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट द फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। ड्यूरिंग द ईयर ended 31st March 22, Sachin Cricket Club received subscription as follows for the year ending 31st March 21, year ending 31st March 22, 6,15,000, year ending 31st March 23, that is 18,000, total 6,45,000. There are 500 members and annual subscription is 1,500 per person. On 31st March 22, a sum of 50,000 was still in arrears for subscription for the year ended 31st March 21. Ascertain the amount of subscription that will appear on the credit side of the income expenditure account for the year ended 31st March 22. So, my dear friends, also saw how the item would appear in balance sheet in 21 and balance sheet as on 22। मतलब यहाँ पर कंप्लीट चीजें नहीं बनानी है, सिर्फ हमें एक्सट्रैक्ट यानी कि पूरा फॉर्मेट तो बनाएंगे ही। फॉर्मेट बनाएंगे किस चीज का? इनकम एक्सपेंडिचर का और बैलेंस शीट का। तो ये फॉर्मेट बनाएंगे और पर्टिकुलर जहां पर ये दिखाई पड़ेगा वहां पर हम इसको रिफ्लेक्ट करें। अब आपको एक बात बता दूं, इनकम एक्सपेंडिचर इजीएस्ट है क्योंकि इसमें आपको फिगर ऑलरेडी दिया हुआ है। 500 मेंबर्स 1500 पर मेंबर्स, तो 500 मल्टीप्लाई 1500, तो ये जो अमाउंट बनेगा 7,50,000। तो ये पूरा क्यों दिखाते हैं? क्योंकि बाकी की जो अमाउंट होती है एडवांस रिसीव्ड होती है तो हम लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में दिखाते हैं। अगर एरियस है मतलब पैसा नहीं आया है तो हम इसे कहाँ दिखाते हैं? हम बैलेंस शीट की एसेट में रिसीवेबल के पर दिखाते हैं। तो हमारे पहला तो जो एक्सट्रैक्ट दिखाना है वो बहुत ही सिंपल है। इन द बुक्स ऑफ सचिन क्रिकेट क्लब 2022, यहाँ पर इनकम साइड में दिखाई पड़ेगा 7,50,000, 1500 राइट, 500 मेंबर्स। चलिए तो ये काम हमारा पूरा हो। अभी दो बैलेंस शीट बनाने हैं। एक बनाना है 2021 का, एक बनाना है 2022 का। ये 21 वाला जो है वो थोड़ा ट्रिकी है, इसे समझ लीजिए। फॉर द ईयर एंडेड 31st March
12,000 रुपया मिला। किस साल में मिला? ड्यूरिंग द ईयर 2021-2022। और यहां पर एक स्टेटमेंट है, एज ऑन 31st मार्च सम ऑफ ₹15,000 was still in arrears। तो ये 12,000 तो मिल गया, तो ओरिजिनल कितना था? 15,000। ऐसे कि एसेट साइड में सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल कितना था? 27,000 था। 12,000 प्लस 15,000, इनमें अब क्या होगा? ये 12,000 तो आपको मिल गए 22 में, लेकिन अभी भी बाकी कितना है? 15,000 फॉर द ईयर 2021। चलिए, तो ये पूरा हो गया। इसका प्रेजेंटेशन बहुत ही सिंपल था। अब बात करते हैं तीसरी, जो कि इस साल के करंट ईयर के बैलेंस शीट की। इसमें दोनों चीजें आएगी। क्या आएगी? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस रिसीव्ड। एडवांस रिसीव्ड कहां पर आएगा? आउटस्टैंडिंग में पहले तो 2021 का फिगर हमें पता है 15,000। 2022 का फिगर कितना, वो देख लें। बस क्रक्स ऑफ द थिंग यहीं पर है। आपको 6,15,000 रुपीज जो है फॉर द ईयर 2021 का मिला है। कुल कितना हमने इनकम एक्सपेंडिचर में लिया? 7,50,000। इनमें से 6,15,000 हमारा मिला है, तो बाकी कितना बचा? 1,35,000। ये कब का है? 22 का। तो यहाँ पर दोनों हमें ऐड करना होगा। ये 135 कर दिया, 750 माइनस 6 पॉइंट टैक्स में लिखा है मैंने, तो 1,35,000 दोनों मिलाकर कितना होगा? 1,50,000। तो ये आधा काम हमारा हुआ। अभी एडवांस कितना रिसीव किया है, तो उसका डायरेक्ट फिगर है 18,000 रुपीज। तो इसको हमें सिर्फ फिगर दिखाना है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 3 18,000। So this is called the abstract। यहाँ पर लिखना मत भूलना एंड एक्सट्रैक्ट, क्योंकि ये पूरा नहीं है। चलिए, so this was a very simple सा concept ही थे सिर्फ, और कुछ नहीं।